क्या आपको पता है कि जानवरों का वेस्ट भी असल में वेस्ट नहीं होता? टाइटैनिक मूवी का असली हीरो कौन था पता है आपको? क्या एरोप्लेन का इंजन इतना पावरफुल होता है कि पास खड़ी बस को भी उड़ाकर दूर फेंक सकता है? और क्या एक ऑडी कार पूरे ट्रक को खींच सकती है? क्यों ये लोग अपनी कार पर BMW का लोगो लगा रहे हैं? गोल्फ बॉल में ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? ये आदमी इस पक्षी से नहीं बल्कि साक्षात यमराज से भाग रहा है, पर वो कैसे? और इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है? इनमें से तो कोई भी नहीं है। और इन चीजों को देखकर आप सच में हैरान होकर सब्सक्राइब कर दोगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। एम है 15,000 लाइक्स का, कर दो। नंबर 15, क्या आपको पता है कि जानवरों का वेस्ट असल में वेस्ट नहीं होता? सबसे पहले बात करते हैं हाथी मेरे साथी की। एक अडल्ट एशियन एलिफेंट या अफ्रीकन एलिफेंट दिन में लगभग 100 से 150 किलो तक गोबर कर सकता है। सुनने में लगता है कि इतना खाता होगा तो जंगल ही खत्म कर देगा, लेकिन असल सच बिल्कुल उल्टा है। हाथी जो खाता है उसका लगभग 40 से 50% ही डाइजेस्ट कर पाता है, बाकी हिस्सा बीज के साथ बाहर निकल जाता है। यही बीज हाथी कई बार दर्जनों किलोमीटर दूर तक स्प्रेड कर देता है। इससे नए पौधे उगते हैं, जंगल घना होता है और बायोडायवर्सिटी बढ़ती है। साथ ही हाथी का गोबर डंग बीटल जैसे कीड़ों के लिए खाना बन जाता है, जो मिट्टी को और ज्यादा फर्टाइल बना देते हैं। अब बात करते हैं हाइना की। स्पॉटेड हाइना जैसे हाइना की पॉटी कई बार व्हाइट दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हड्डियां भी खा लेते हैं। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम की वजह से उनका मल सूखने के बाद सफेद हो जाता है। ये मल मिट्टी में मिनरल्स वापस मिलाने में मदद करता है, जिससे इकोसिस्टम का न्यूट्रिएंट साइकिल बैलेंस रहता है। तो इससे ये साफ होता है कि प्रकृति में जानवरों का वेस्ट भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, बेकार नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इंसानों की भी कोई ऐसी चीज है जो एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाती हो? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 14, इस बिना हाथ वाली लड़की को एक लड़के के हाथ लगाए जाते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद जो होता है वो डॉक्टर्स को भी शॉक कर गया। 2016 में 18 साल की श्रेया का एक बस एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ एल्बोस के नीचे से कट हो जाते हैं। एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हर छोटे बड़े काम के लिए उसे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिर उसे हैंड ट्रांसप्लांट के बारे में पता चलता है, लेकिन काफी टाइम तक कोई डोनर नहीं मिलता। बाद में मोहन फाउंडेशन की मदद से एक 21 साल के लड़के का डोनर मैच मिलता है, जिसका ब्रेन डेड हो चुका था। केरला के अमृता हॉस्पिटल में 30 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम लगभग 13 से 14 घंटे सर्जरी करती है और श्रेया के दोनों हाथों का हैंड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है। ये इंडिया के पहले सक्सेसफुल बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट केसेस में से एक था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। अब क्योंकि ये दोनों हाथ एक 21 साल के लड़के के थे, इसीलिए ये श्रेया की बॉडी से मैच नहीं करते थे। साइज में बड़े थे, स्किन टोन सांवली थी और उनमें ज्यादा हेयर ग्रोथ थी। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिससे डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। कुछ सालों बाद इन हाथों का साइज श्रेया के बॉडी फ्रेम के साथ एडजस्ट होने लगा। स्किन टोन काफी हद तक मैच करने लगी। हेयर ग्रोथ भी कम हो गई। डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्मोन्स और बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के इफेक्ट की वजह से हुआ है। अब श्रेया नॉर्मल तरह से अपने हाथों का यूज कर पाती है और अपनी डेली लाइफ के काम खुद कर सकती है। डॉक्टर्स ने सिर्फ सर्जरी नहीं की, बल्कि श्रेया को अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस दी। नंबर 13, कहते हैं कि एयरप्लेन के इंजन का एयर फ्लो इतना पावरफुल होता है कि वो भारी से भारी चीज को भी उड़ा सकता है। लेकिन क्या ये सच है? इसी बात को टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मोहावे एयर एंड स्पेस पोर्ट पर एक रियल बोइंग 747 का यूज करके जेट ब्लास्ट की पावर टेस्ट की थी। सबसे पहले एक कार को एयरक्राफ्ट के पीछे सेफ डिस्टेंस पर रखा गया। जैसे ही 747 के इंजन हाई थ्रस्ट पर चलाए गए, पावरफुल हवा ने कार को जोर से पुश किया। कार हिलने लगी, घिसकने लगी और काफी डैमेज हुआ। फिर एक पुरानी बस को टेस्ट में यूज किया गया। जैसे ही बस जेट ब्लास्ट के डायरेक्ट फ्लो में आई, कुछ ही सेकंड्स में उसकी विंडोज टूट गईं और बॉडी को हैवी डैमेज हुआ। बस पीछे की तरफ जोर से धकेल दी गई। सबसे डेंजरस मोमेंट तब आया जब एक छोटा एयरक्राफ्ट जेट इंजन के पीछे रखा गया। हाई स्पीड एयर फ्लो की वजह से वो एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो गया और पलटकर दूर तक स्लाइड कर गया। जेट इंजन से निकलने वाली हवा 150 से 200 मीटर पर आवर या कभी कभी उससे ज्यादा स्पीड से बाहर निकलती है। इसी वजह से एयरपोर्ट्स पर जेट ब्लास्ट वार्निंग के बोर्ड्स लगे होते हैं। तो ये सिर्फ हवा नहीं होती, ये एक इनविजिबल फोर्स होती है जो हैवी व्हीकल्स तक को हिला सकती है। नंबर 12, आपने जरूर सुना होगा, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। 10 सितंबर 1945 को कोलोराडो अमेरिका में एक किसान अपने घर पर चिकन बनाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने अपने मुर्गे का सर काटने के लिए चाकू चलाया, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मरने की बजाय वो सर कटा मुर्गा जमीन पर गिरकर इधर उधर भागने लगा। ये देखकर किसान और
उसकी वाइफ दोनों शॉक हो गए। बाद में डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया कि मुर्गे के ब्रेन का एक हिस्सा जो ब्रीथिंग और बेसिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ था। साथ ही जहाँ से सिर कटा था वहाँ ब्लड क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से ज्यादा खून नहीं बहा। इस अजीब घटना के बाद किसान ने मुर्गे को मरने नहीं दिया। उसने ड्रॉपर से उसे दूध और पानी देना शुरू किया और स्पेशली लिक्विड फूड खिलाया। ये मुर्गा माइक द हेडलेस चिकन के नाम से मशहूर हो गया। और हैरानी की बात ये थी कि वो लगभग 18 महीनों तक जिंदा रहा। ये कहानी इतनी फेमस हो गई कि लोग दूर दूर से इस हेडलेस चिकन को देखने आते थे। कभी कभी रियलिटी कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 11, सबसे पहले इस वीडियो को देखो जिसमें ऑडी की एक लग्जरी सेडान स्नो के अंदर एक पूरा ट्रक खींच रही है। और ये कोई एक ही वीडियो नहीं है, इंटरनेट पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी जहां ऑडी स्नो में जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देती है। एक और क्लिप में मर्सिडीज स्नो में फंस जाती है, लेकिन ऑडी वही जगह पर फुल कंट्रोल के साथ इजिली क्रॉस कर जाती है। इसके पीछे रीजन है ऑडी का लेजेंडरी क्वाट्रो सिस्टम। क्वाट्रो सिर्फ नॉर्मल ऑल व्हील ड्राइव नहीं होता, ये एक इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो टॉर्क को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। मतलब जब किसी व्हील पर ग्रिप कम होती है और स्लिप होने लगता है, ये सिस्टम पावर को उन व्हील्स तक भेजता है जहां सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रही होती है। इसी वजह से स्लिपरी रोड्स, स्पेशली स्नो और आइस पर ऑडी कार्स काफी स्टेबल और कंट्रोल्ड फील होती हैं। यूरोप के स्नो एरियाज में इसी परफॉर्मेंस की वजह से लोग ऑडी को सीरियसली स्नो किंग तक कह देते हैं। नंबर 10, टाइटैनिक मूवी का असली हीरो कौन था पता है आपको? वही आदमी जो लास्ट मोमेंट्स में भी शांत था और विस्की पी रहा था। उसका नाम था चार्ल्स जोगिन। जब टाइटैनिक ने आइसबर्ग को हिट किया, शिप पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन चार्ल्स ने कुछ अलग किया। वो शिप के हेड बेकर थे। उनका काम था लाइफ बोट्स में जा रहे लोगों के लिए ब्रेड और फूड का इंतजाम करना, ताकि रेस्क्यू होने के बाद उनके पास कुछ खाने को हो। चार्ल्स ने अपनी ड्यूटी लास्ट तक निभाई। जब उनकी खुद लाइफ बोट में बैठने की बारी आई, तब उन्होंने पहले वुमेन और चिल्ड्रन को भेजने में मदद की। जैसे जैसे ठंडा पानी शिप में भर रहा था, उन्हें समझ आ गया था कि बचने के चांसेस बहुत ही कम है। तब उन्होंने काफी विस्की पी ली, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने डेक की चेयर्स भी पानी में फेंक दी, ताकि जिन लोगों को लाइफ बोट नहीं मिली उन्हें कुछ न कुछ सहारा मिल सके। आखिर में चार्ल्स भी शिप से कूद गए उस जमाने वाले ठंडे अटलांटिक ओशन के पानी में। बहुत लोग कुछ ही मिनट में हाइपोथर्मिया से मर गए, लेकिन चार्ल्स लगभग 2 घंटे तक पानी में रहे और जिंदा बचे रहे। सुबह होने पर उन्हें एक लाइफ बोट दिखी। पहली बोट में जगह नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। उन्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। बाद में उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की और 78 साल की उम्र तक जी कर गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विस्की ने उन्हें डायरेक्टली गर्म नहीं रखा होगा, लेकिन शायद उसने उन्हें शॉक और पैनिक से बचाए रखा, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाए। कभी कभी असली हीरो स्पॉटलाइट में नहीं होते, वो बस अपनी ड्यूटी क्वाइटली निभा रहे होते हैं। नंबर 9, जैसे ही इस मेटल को कॉपर आयन के सोल्यूशन में डाला जाता है, ये अजीब तरीके से हिलने डुलने लगता है जैसे ये जिंदा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मर्क्यूरी होगा, क्योंकि मर्क्यूरी वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। लेकिन नहीं, ये मर्क्यूरी नहीं है, ये है गैलिनस्टैन। गैलिनस्टैन भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है और दिखने में मर्क्यूरी जैसा लगता है, लेकिन ये मर्क्यूरी जितना टॉक्सिक नहीं होता, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा सेफ माना जाता है। गैलिनस्टैन एक एलॉय है जो मिलकर बनता है 70% गैलियम, 20% इंडियम और 10% टिन से। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड बन जाता है। इस मेटल की सरफेस टेंशन काफी हाई होती है, इसी वजह से इसकी बूंदें गोल गोल शेप में दिखती हैं। लेकिन जैसे ही इसे कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डाला जाता है, सरफेस पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है और फिर ये लिक्विड मेटल अचानक से स्प्रेड और मूव करने लगता है, बिल्कुल किसी जीव की तरह। नंबर 8, ये थ्योरी सच में आपके होश उड़ा सकती है। सोचो एक ऐसा बॉक्स हो जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ ना सके। एक कम्प्लीटली सील्ड बॉक्स जिसमें ना कुछ अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। अब आप उस बॉक्स के अंदर एक एप्पल रखते हो और उसे हमेशा के लिए सील कर देते हो। कुछ दिन बाद एप्पल सड़ना शुरू करेगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा, बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस की वजह से टूटेगा और आखिर में सिर्फ गैसेस, लिक्विड्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बचेंगे। एप्पल की शेप खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके पार्टिकल्स और एनर्जी बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। और जैसे आपने सुना ही होगा, एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। अब यहाँ आती है एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी। अगर बॉक्स कंप्लीटली आइसोलेटेड है तो उसके अंदर के पार्टिकल्स रैंडम तरीके से मूव करते रहेंगे। फिजिक्स के हिसाब से इनफाइनाइट टाइम मिलने पर पार्टिकल्स थ्योरेटिकली हर पॉसिबल अरेंजमेंट ट्राई कर सकते हैं, जिसका मतलब बहुत 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 लंबे टाइम, शायद बिलियंस और ट्रिलियन सालों बाद एक माइक्रोस्कोपिक चांस हो सकता है
कि वो सारे पार्टिकल्स वापस एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज हो जाएं जैसे शुरू में थे, और अगर ऐसा हुआ तो एप्पल फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है। इस कंसेप्ट को फिजिक्स में पॉइंट के रिकरेंस जैसे आइडिया से रिलेट किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि टाइम स्केल इतना ज्यादा होगा कि यूनिवर्स की करंट एज भी छोटी लगे। तो हाँ, थ्योरी के लेवल पर मुमकिन है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नंबर 7, सोचो मर्सिडीज और ऑडी की कार्स रोड पे चल रही हो, लेकिन लोगो उन पर BMW का हो। ये बात है 2016 की रशिया में, जहाँ BMW ने नोटिस किया कि कई लोग टोल टैक्स बचाने के लिए अपनी नंबर प्लेट्स कवर कर रहे थे। तब BMW ने एक स्मार्ट मार्केटिंग स्टंट किया। उन्होंने अनाउंस किया कि कुछ सिलेक्टेड टोल रोड्स पर BMW ड्राइवर्स के लिए स्पेशल फ्री टोल लेन होगी, और ये न्यूज तुरंत वायरल हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट बाद में आया। BMW ने कहा कि मर्सिडीज और ऑडी ड्राइवर्स भी इस फ्री टोल लेन का यूज कर सकते हैं, बस एक कंडीशन पर, उन्हें अपनी कार के फ्रंट पर BMW का बैज लगाना होगा। और लोगों ने सच में ऐसा किया। कुछ मर्सिडीज और ऑडी कार्स BMW के टेम्परेरी लोगोस के साथ रोड पर दिखने लगी, सिर्फ टोल बचाने के लिए। इस स्टंट ने सोशल मीडिया पर भी काफी अटेंशन ली। BMW को फ्री पब्लिसिटी मिली और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स की कार्स को मूविंग एडवर्टीजमेंट बना दिया बिना करोड़ों खर्च किए। कभी कभी मार्केटिंग सिर्फ एक एड नहीं होती, एक स्मार्ट आइडिया ही काफी होता है। नंबर 6, सोचो एक टीवी एड बनाने के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग पर बारिश कर दी जाए। 2006 में सोनी ने अपने ब्राविया टीवी के लिए कलर लाइक नो अदर कैंपेन के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर लगभग 70,000 लीटर इको फ्रेंडली पेंट स्प्रे किया था। इस शूट में बिल्डिंग को परमानेंटली पेंट से कवर नहीं किया गया था, बल्कि कंट्रोल्ड तरीके से कलरफुल पेंट ब्लास्ट किया गया था ताकि वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर किए जा सकें। शूट के बाद एरिया को प्रॉपर्ली क्लीन भी किया गया। उस वक्त ये एड काफी वायरल हुई थी, क्योंकि एड इतनी यूनिक थी कि आज भी इसे मार्केटिंग वर्ल्ड के सबसे बोल्ड रियल लाइफ कमर्शियल्स में से एक माना जाता है। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो शायद आप टाइटेनियम, डायमंड या प्रिंस रूपर्स ड्रॉप का नाम लोगे, लेकिन सच थोड़ा अलग है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हो सकता है न्यूक्लियर पास्ता। है नाम पास्ता जैसा है, लेकिन ये कोई खाने की चीज नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल अल्ट्रा डेंस मैटर है जो न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियर पास्ता तब बनता है जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि एटम्स क्रश हो जाते हैं और मैटर अजीब शेप्स में अरेंज हो जाता है, जैसे स्पैगेटी, लसानिया और न्यूकी। इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियर पास्ता पड़ा। स्टडीज के हिसाब से ये मटेरियल स्टील से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर करनी जरूरी है, अगर आप इसे अर्थ पर लाने की सोच रहे हो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार के बाहर ये स्टेबल ही नहीं रहेगा। इतनी एक्सट्रीम ग्रेविटी के बिना ये तुरंत टूट जाएगा। तो हाँ, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल शायद डायमंड या टाइटेनियम नहीं है, बल्कि एक स्टार के अंदर छुपा हुआ न्यूक्लियर पास्ता हो सकता है। नंबर 4, ये आदमी इस पक्षी से नहीं बल्कि साक्षात यमराज से बचकर निकला है, जो उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। इसका नाम है कैसोवेरी। कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक बर्ड्स में से एक माना जाता है। सबसे पहले तो इनके पास 12 सेंटीमीटर लंबे पंजे होते हैं और ये एक लात से भी इंसान की अंतड़ियां बाहर निकाल सकता है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिससे ये आसानी से यूसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ सकता है। यानी इससे भागकर तो बिल्कुल नहीं बच सकते। इनकी लंबाई 6 फीट तक की होती है और ये 7 फीट लंबी छलांग लगा सकता है और ये तैर भी सकते हैं, मतलब इनसे बचकर पानी में भी नहीं जा सकते। और ये कभी कभी इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि एक बार एक पालतू कैसोवेरी ने अपने मालिक को ऐसी लात मारी कि बेचारा अस्पताल पहुंचने से पहले ही चल बसा। और इन सब के बाद भी मैं इन्हें माफ कर देता अगर इनकी आवाज इतनी खौफनाक ना होती। नंबर 3, अगर आपको कभी हेलीकॉप्टर के नीचे एक बड़ा सा नेट लटका हुआ दिखे तो ये मत सोचना कि ये मछली पकड़ने जा रहा है। दरअसल इसे एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे यानी AEM सर्वे कहते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर एक बड़े लूप या फ्रेम जैसा डिवाइस उठा कर ले जाता है। इस डिवाइस के अंदर स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं जो नीचे के रॉक्स और सॉइल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इन रिएक्शंस को सेंसर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये टेक्निक जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर से लेकर कई जगह 1000 मीटर तक की गहराई का डेटा दे सकती है, लेकिन एग्जैक्ट डेप्थ ग्राउंड कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इससे साइंटिस्ट और माइनिंग कंपनीज को पता चलता है कि नीचे मिनरल्स, मेटल्स या ग्राउंड वाटर कहाँ हो सकता है, जिससे इनका करोड़ों का फायदा होता है। मतलब ये फ्लाइंग नेट असल में एक हाई टेक स्कैनर होता है जो जमीन के नीचे छुपे खजाने को ढूंढने में मदद करता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ बॉल स्मूथ क्यों नहीं होती? इस पर छोटे छोटे डिंपल्स क्यों बने होते हैं? अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अगर गोल्फ बॉल स्मूथ होती तो हवा उसके ऊपर से स्मूथली यानी लैमिनार फ्लो में निकल जाती। इससे
इससे बॉल के पीछे एक बड़ा लो प्रेशर जोन बन जाता जो उसे पीछे की तरफ खींचता। इस इफेक्ट को ड्रैग कहते हैं। लेकिन जब बॉल्स पर डिम्पल्स होते हैं तो ये हवा को थोड़ा टर्बुलेंट बना देते हैं। टर्बुलेंट एयर बॉल की सरफेस से थोड़ी देर तक चिपकी रहती है और पीछे का लो प्रेशर एरिया छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रैग कम होता है और बॉल ज्यादा दूर तक जाती है। रिसर्च के हिसाब से डिम्पल वाली गोल्फ बॉल स्मूथ बॉल के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना तक ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज कुछ सुपर कार्स में भी होता है। जैसे बुगाटी की कुछ हाई स्पीड कार्स में सरफेस पर छोटे एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं ताकि एयर फ्लो बेटर कंट्रोल हो। लेकिन ये एग्जैक्टली गोल्फ बॉल जैसे डिम्पल्स नहीं होते और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी नहीं होते। ये डिजाइन का हिस्सा होते हैं जो हाई स्पीड पर एयर फ्लो इंप्रूव करते हैं। तो अगली बार जब आप गोल्फ बॉल देखो तो याद रखना उसके छोटे डिम्पल्स ही उसकी असली सुपर पावर हैं। नंबर 1, जैसे ही कोई वुडपेकर अपना सिर पेड़ पर मारता है तो अंदर से उसका पूरा दिमाग हिल जाता है और 1400 जी फोर्स तक का प्रेशर सीधा उसकी खोपड़ी पर लगता है। इतनी फोर्स अगर किसी इंसान पर लगे तो सीरियस ब्रेन इंजरी हो सकती है। फिर भी वुडपेकर को कुछ नहीं होता। मगर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। दरअसल वुडपेकर का दिमाग साइज में छोटा होता है और उसका वेट कम होता है। छोटा ब्रेन होने की वजह से उस पर ओवरऑल स्ट्रेस कम पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी हार्ड बोन। ये एक लंबी फ्लेक्सिबल बोन होती है जो उसकी स्कल के चारों तरफ रैप होती है, बिल्कुल सीट बेल्ट की तरह। जब वो पेड़ पर जोर से चोंच मारता है ये बोन शॉक को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। इसके अलावा उसके स्कल के अंदर एक स्पेशल स्पॉन्जी लेयर होती है जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करती है। उसकी बीक और स्कल का स्ट्रक्चर भी ऐसे डिजाइन हुआ है कि फोर्स सीधा ब्रेन तक ना पहुंचे। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से वुडपेकर बार बार पेड़ पर चोंच मार सकता है बिना किसी डैमेज के। इसीलिए वो आराम से पेड़ पर छेद करके कीड़े निकालता है और नेचर की एक छोटी सी हैमर मशीन बन जाता है। तो ये वीडियो यही एंड होती है, लेकिन ये 2 वीडियोस भी काफी अमेजिंग है, तो इनको भी चेकआउट करना। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लो क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।